नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना साउंड वेव और डॉपलर इफेक्ट का सॉल्यूशन कंटिन्यू था, जिसमें 70 क्वेश्चन तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ए सोनार सिस्टम फाइंड इन ए सबमरीन ऑपरेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज। एन एनिमी सबमरीन moves toward the sonar with a speed of 360 km per hour. What is the frequency of sound reflected by submarine? आपको क्या दिया है? स्पीड दी है किसकी? ये आपके पास रिफ्लेक्टर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये रेस्ट में है सोर्स, राइट। तो यहां पर जो साउंड जाएगा वही साउंड वापस रिफ्लेक्ट होगा ना, और जो रिफ्लेक्टेड होगा उसको ये वापस सुनेगा। जो रिफ्लेक्टेड है उसकी फ्रीक्वेंसी एन डैश है। पहले आप एन डैश निकालिए, क्या है एन डैश इक्वल टू, इसने सुनना था उसको, राइट। तो कितना हो गया? ये दोनों अपोजिट हैं, तो v प्लस वी नॉट ओवर v इंटू एन। अब ये रिफ्लेक्टेड इसने दोबारा सुननी है, तो वो एन डबल डैश क्या हो गया? ये सोर्स हो गया अब, और सोर्स वी नॉट से मूव कर रहा है इसकी ओर, तो v बाई वी माइनस वी नॉट इंटू एन डैश। तो एन डैश की वैल्यू रखेंगे तो v बाई वी माइनस वी नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एन। तो आपके पास एन डबल डैश क्या हो गया? v प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी नॉट इंटू एन हो जाए। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर दे रखा है, कितना दिया है? 40-150 प्लस इसकी वेलोसिटी खुद की दी है। खुद की वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर थी। तो इससे आप कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, तो आपके पास क्या आया? प्लस 100 ओवर माइनस 100 इंटू एन। एन आपके पास कितनी है? फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखी है 40 किलो हर्ट्ज दे रखी। तो ये आपके पास 1550 बाय 1350 इंटू 40। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 45.9 के आसपास आ जाएगा। ओके, इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए 72 नंबर। ए सायरन प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ 930 हर्ट्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लिसनर बट मूविंग टुवर्ड ए वॉल विद ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सायरन एंड साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल एज हियर्ड बाय द लिसनर। ये आपके पास कोई सायरन है, वो कह रहा है इज मूविंग ए सायरन प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ 930 हर्ट्ज इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लिसनर। एक लिसनर से दूर जा रहा है बट टुवर्ड ए वॉल। ये देखिए, ये सोर्स है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये कोई वॉल है, इधर जा रहा है, और ये ऑब्जर्वर है। एक तो ये डायरेक्ट सुनेगा, एक वहां से रिफ्लेक्टेड सुनेगा। डायरेक्ट सुनेगा वो ये रहे, तो डायरेक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी दे सुनेगा वो देखिए, एन डैश इक्वल टू कितना हो गया? v बाई वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन। वी आपको दे रखा है 330 बाई 350 इंटू 930 हर्ट्ज। तो 930 से थोड़ा बहुत ये कम हो जाएगी। ओके, इसे आप सॉल्व कर लेना, ये कितना जो भी रिजल्ट आता है। उसके बाद दूसरा देखिए, जो वॉल से रिफ्लेक्टेड होगी उसका ये इमेज बनेगी जो 20 से इधर जा रही है। तो इसने साउंड को सुनना था, तो ये ऑब्जर्वर था। ओके, तो ये आपके पास किस साउंड को सुनेगा? इसको। कौन? ऑब्जर्वर। तो रिफ्लेक्टेड क्या हो गया? v बाय वी माइनस वी एस इंटू एन। आपके पास 330 बाई 310 इंटू 930, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 990 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, तो एक 990 होगा, दूसरा
क्योंकि ऐसा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 877. If the length of a string is doubled and the tension is increased to 4 times, then the new fundamental frequency will be. अगर लेंथ को डबल कर दोगे और टेंशन को 4 टाइम्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? n इक्वल टू 1/2L रूट टी बाई म्यू होता है. इसको 4 टाइम इसको डबल करोगे तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी. ओके, इन ए रेजोनेंस ट्यूब वी विल गेट स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव मिलती है वहाँ. If oil of density higher than the water is filled in place of water in a resonance tube, then its frequency change नहीं होगी क्योंकि अलग अलग मीडियम में वही रहेगी. ओके, ए साउंड वेव इज, क्योंकि दोनों में मीडियम तो अंदर एयर ही रहना है, फिर भी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी. ए साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एन एयर कॉलम ड्यूरिंग द कॉन्सिक्वेंट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो टोटल जो हीट का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, रेयरफेक्शन से कंप्रेशन की ओर ट्रांसफर हो जाता है. 77 देखिए, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड विद ए वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड. द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टेंड. द मिनिमम लेंथ बाय विच द वायर बी शॉर्टेंड सो द it produce no beat with the tuning fork. देखिए 77 देखिए, आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी n है. ट्यूनिंग फॉर्क के लिए फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू कितनी है आपके पास? 250 हर्ट्ज है. ये स्ट्रिंग के साथ बीट्स देता है 4 बीट. जब इसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो वो कहता है बीट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है. देखो n डैश n स्ट्रिंग के लिए क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है. जैसे l डिक्रीज होगा तो n डैश क्या होगा? इंक्रीज होगा. अब इंक्रीज हो रहा है तो वो कह रहा है कि इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी जो है बीट्स वो भी डिक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब बीट्स है क्या? n के इंक्रीज होने पर बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब n माइनस n डैश है. और ये कितना है आपको दे रखे? 4 दे रखे. इसका मतलब n डैश की वैल्यू आपके पास क्या है? n माइनस 4. मेरी बात क्लियर? इसका मतलब n डैश की फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास इसकी वो है 252 हर्ट्ज. अब वो कह रहा है कि इसकी लेंथ मिनिमम कितनी हो, कि कितने से डिक्रीज कर दी जाए मिलीमीटर में, बाय विच द वायर बी शॉर्टेंड सो दैट इट प्रोड्यूस नो बीट्स. तो देखिए आपको पता है नो बीट्स कब होंगे? जब इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाए. इसका मतलब n1 बाय n2 इक्वल टू L2 बाय L1 होता है. अब n1 आपके पास कितना है? n1 आपके पास 252 था बाय 256 इक्वल टू L2 को लिखेंगे L1 माइनस डेल L बाय L1. ओके, उसने से डिक्रीज कर दिया है तो 1 माइनस डेल L बाय L1. तो आपके पास क्या आया? डेल L बाय L1 इक्वल टू 1 माइनस 252 बाय 256. तो आ गया 4 बाय 256. इसे आप लिख सकते हैं 64. तो डेल L इक्वल टू क्या हो गया? L1 बाय 64. और L1 आपके पास क्या है? L1 25 सेंटीमीटर है, तो 25 बाय 64 सेंटीमीटर आ गया. उसने मिलीमीटर में पूछा है तो मिलीमीटर के लिए क्या आ गया? 250 बाय 64 मिलीमीटर आ गया. ओके, तो इससे आप लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 4 आ जाएगा. तो 4 मिलीमीटर से उसकी लेंथ को हम क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78. A string 25 centimeter long and having a mass 2.5 gram is under tension. A piece closed at the one end is 40 centimeter long. Sorry, a pipe closed at one end is 40 centimeter long. When the string is set vibrating in its first overtone and the air in the pipe in its fundamental 8 beats per second are heard, it is observed that decreasing the tension in the string decreases the beat frequency if the speed of sound इतना, then find the approximate value of tension. देखिए 78 देखिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क N1 है, सॉरी
फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है आपके पास N1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्या है आपके पास, ये N1 है, ये N2। ये मिलकर के 8 बीट देते हैं। और जब टेंशन डिक्रीज करेंगे, देखो n इक्वल टू 1/2 L√T/μ होता है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। जब टेंशन डिक्रीज होगा तो n भी डिक्रीज होगा, और n डिक्रीज होगा और उस केस में बीट्स जो हैं आपके पास, बीट्स क्या है, बीट्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। बीट्स दैट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेज द बीट फ्रीक्वेंसी, तो ये भी डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब n के डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब बीट जो थे वो N1 माइनस N2 थे। क्या थे वो, N1 माइनस N2 थे। ओके, तभी N1 के डिक्रीज होने पर X डिक्रीज हो जाएगा। और ये बीट आपको दे रखे थे क्वेश्चन में कितने, 8। आप N1 को लिख सकते हैं N2 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब N1 को हम क्या लिखेंगे, देखिए आपको उसने दिया है स्ट्रिंग सेट इन फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन में बीट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/L√T/μ इज इक्वल टू, क्या है ये, इक्वल है किसके, N2। N2 क्या है, पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और पाइप क्लोज्ड है वन एंड से, तो उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/4L' पाइप के लिए, और प्लस 8। आपको क्वेश्चन के अंदर टेंशन पूछी गई है, तो आप इसकी वैल्यू एक बार निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 320, और पाइप की लेंथ आपको दी थी 40 सेंटीमीटर, तो 4 × 40 × 10⁻⁻² प्लस 8, तो ये आपके पास 2 आ गया, तो 208 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो आप यहां से लिख सकते हैं 1/L² T/μ = 208 × 208, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 208 × μL²। म्यू क्या है, टोटल मास बाय लेंथ होता है, तो टोटल मास बाय लेंथ इंटू L²। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 208 इंटू मास, मास कितना है 2.5 ग्राम है, और लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 25 सेंटीमीटर है, जिसे आप 1/4 लिख सकते हैं मीटर के लिए। ओके, 1/4 मीटर, इससे ये कैंसिल हो गया 52। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसकी टेंशन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। A metal wire of diameter 1 millimeter is held on two knife edges separated by a distance of 50 centimeter. The tension in the wire is 100 Newton. The wire vibrating with its fundamental frequency and a vibrating tuning fork together produce 5 beats per second. The tension in the wire is then reduced to 281 Newton. When the two are excited, beats are heard at the same rate. Calculate the frequency of tuning fork. देखिए, आपको पता है कि जो वायर है, वायर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L√T/μ ना। टेंशन रिड्यूस होने पर इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है, लेकिन बीट सेम है। आपको N1 था फ्रीक्वेंसी से घट करके N2 हो गई है। मान लीजिए ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, N है। पहले N और N1 बीट दे रहे थे कितने, 5 बीट, फिर N2 और N भी बीट दे रहे हैं 5। इसका मतलब N1 N से बड़ा था और N2 N से छोटा होगा, तभी इन दो का डिफरेंस जो था आपके पास वही इन दो का डिफरेंस और वो 5 है। इसका मतलब N1 आपके पास N+5 था और N2 = N-। अब यहां से आपको पता है कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, तो आप लिख सकते हैं N1/N2 = √T1/। इसका मतलब आप लिख सकते हैं N+5/N-5 = √। T1 कितना है 100,
जिसे आप 10/9 लिख सकते हैं। उस केस में आपके पास क्या आ गया, 9n + 45 इक्वल टू 10n - 50, तो n इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 95 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, reduced to 81 Newton when the two are excited. Beats are heard at the same rate. Calculate the frequency of tuning fork. ठीक है, आपके पास टेंशन के डिक्रीज होने पर n डिक्रीज होगा, बीट फ्रीक्वेंसी सेम है, n1 घटकर n2 हो गया, इसका मतलब n1 ग्रेटर है n से और n ग्रेटर है किससे, n2 से, तो n1 - n = 5 और n - n2 भी क्या है, 5। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t सॉरी √t होता है, तो उस केस में n1 को आप n + 5 और n2 को आप n - 5 लिख सकते हैं। n1/n2 t1/t2 होगा, तो n + 5/n - 5, तो आपसे क्या आ जाएगा, 10/9, तो 9n 45 इक्वल टू 10n - 50 हो जाएगा। इधर लाएंगे 95 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पैराग्राफ है, व्हेन ए कंपोजिट वायर इज मेड बाय जॉइनिंग two wires as shown in figure and possible frequencies of this wire is asked both ends, the lowest frequency is that in which individual lowest frequencies of the two wires are equal। आपको ये दो वायर दी है, कंपोजिट रॉड का केस है, दो अलग अलग वायर आपके पास हैं, राइट, ये दो अलग अलग वायर हैं, इधर 1 नंबर थी और इधर ये रेड वाली 2 नंबर हो गई। ओके, अब देखिए इसमें दिया है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, L1 = L2 है और μ1 = μ है और μ2 = 9 μ है। व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सच दैट द जंक्शन इज ए नॉड, ये नॉड बन रहा है, तो मान लीजिए अगर ये नॉड है तो P1 लूप तो इधर बन रहे हैं और P2 लूप इधर है, राइट। अगर P1 लूप इधर है और P2 लूप इधर है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए N1 = N2 ना, इसके लिए आप लिख सकते हैं P1/2 L1 √T1 T/μ1 इक्वल टू P2/2 L2 √T/μ2। टेंशन सेम है, लेंथ उसने दे रखा है सेम है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि P1/P2 इक्वल टू क्या होगा, √μ1/μ2, तो आपके पास μ/9 μ आ जाएगा, तो 1/3 आ गया। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में आप कह सकते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में P1 तो 1 होगा और P2 क्या होगा, 3 होगा। आप इधर से देख लें, मतलब इधर तो एक लूप बनेगा और इधर 3 लूप बनेंगे, राइट। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास, 1/2 L1 या जो भी है, L लिखा है, L1 L2 को L दे रखा है, √T/ आपके पास इसका μ1 μ था, तो μ ये आपके पास क्या हो जाएगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दूसरा कहता है कि अगर यहां पर एंटी नोड बने तो क्या होगा, अगर ऐसे ही एंटी नोड बने उस केस में क्या होगा, मान लीजिए उस केस में इधर लूप बन रहे हैं, 2P1 - 1 लूप बन रहा है, उधर 2P2 - 1 बन या +1 बन रहा है। ओके, दो कंप्लीट है और एक आधे वाला हो जाएगा। ओके,
उस केस में आप उस मेथड से इसको फिर से निकाल सकते हैं, हमने इसको किया था। ऐसे दोनों को कंपेयर करके आप खुद से देख लेना। 82 देखिए, ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज प्रोड्यूस ए बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज when sounded with a sonometer vibrating at its fundamental frequency. When the tuning fork is filed, the beat frequency decreases. If the length of the sonometer wire is 0.5 meter, the speed of the transverse wave. देखिए, जैसे ही आप फाइल करोगे उसको ट्यूनिंग फॉक को, तो उस केस में उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने पर वो कह रहा है कि बीट डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं n डैश माइनस n इक्वल टू x है। n डैश वायर की फ्रिक्वेंसी है और n क्या है, ट्यूनिंग फॉक की। तो इसका मतलब n डैश इक्वल टू n प्लस x हो जाएगा। n क्या है, 250, और बीट फ्रिक्वेंसी 10 है तो 260 हो जाएगा। अगर आपको इसकी लेंथ दे रखी है तो स्पीड पूछ रहा है, तो v बाई कितना हो गया, 2l हो जाएगा। v बाई 2l इक्वल टू 260, तो v इक्वल टू क्या हो गया, 260 इंटू 2l। 2l को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0.5, तो आपके पास क्या आ गया, 260 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर। टू स्ट्रिंग्स x and y of a star produce a beat frequency 4 hertz. When the tension of the y is slightly increased, the beat frequency is sound to be 2 hertz. If the frequency of x equal to 300 hertz, then the original frequency of y. देखो जब टेंशन इंक्रीज करेंगे, देखिए ny टेंशन इंक्रीज होने पर ny इंक्रीज हो जाएगा, और ny के इंक्रीज होने पर बीट्स जो हैं आपके पास वो डिक्रीज हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास क्या था, nx माइनस ny इक्वल टू जो भी बीट्स दिए थे वो कितने थे, 4 थे। तो ny की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो क्या हो गया, nx माइनस 4 हो जाएगा। तो 300 माइनस 4 इक्वल टू 296 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेज। हाँ, थर्ड स्टेज देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। About at anchor is rocket by waves, those crusts are 100 meter apart and the velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every. हाँ भाई, थर्ड स्टेज देखिए। थर्ड स्टेज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, तो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस दी है, मतलब लैम्डा इक्वल टू 100 मीटर दिया, वेलोसिटी दी है 25 मीटर। तो वो कह रहा है टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितनी बार वो बाउंस होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना है इसका, t इक्वल टू कितना हो गया, 100 बाय 25 इक्वल टू क्या हो गया, 4 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपके पास वो कितनी बार आ गया, 4 बार है, 4 सेकेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एरोप्लेन मूविंग विद वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली इको हियर्ड आफ्टर 10√5 seconds, if the velocity of sound is itna, then the elevation of aircraft is. ये मूव जा रहा था 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो इको है इज हियर 10/10√5 सेकेंड। If the velocity, then elevation of the aircraft is. ये इसकी साउंड सुनाई दे रही है आपको। ओके, ये कितने में सुनाई दे रही है, 10√5 सेकेंड में। इसका मतलब आपके पास 10√5 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल कर जाएगा, पता कर लेंगे। और साउंड आया है उससे ये पता लग जाएगा, जिससे आपके पास h आ जाएगा। ये कितना आया, x इक्वल टू 2000√5, क्लियर। और यहाँ से s कितना आ गया आपके पास, v बाई टी, तो v बाई टी आपके पास आ गया, सॉरी v इंटू टी, तो 3000√5। तो आपके पास ये h कितना आ गया, 3000 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2000 का स्क्वायर इंटू 5 का रूट, 1000 बाहर आ गया,
45 माइनस 20, तो 25 का आपके पास कितना आ जाएगा? 25 से आपके पास आ जाएगा 5,000 मीटर। अब देखो इको सुनी थी उसकी, इको 410√5 सेकंड बाद थी, तो इको के केस में उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा 2500 मीटर। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉक इज 384 पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, हाउ फार द साउंड हैज ट्रेवल्ड व्हाइल फॉक कंप्लीट 36 वाइब्रेशन। जब वो 36 वाइब्रेशन लेगा उस केस में देखिए, एक वाइब्रेशन का टाइम आपको पता लग जाएगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 384 पर सेकेंड, और आपको वाइब्रेशंस दिए हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 36। तो आप फ्रीक्वेंसी को लिखते क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम लिखते हैं। तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो टाइम हो गया आपके पास 36/384। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? डिस्टेंस हो जाएगी 36/384 इंटू 352, निकाल लेना, रिजल्ट आ जाएगा। It takes 2 seconds for a sound wave to travel between two fixed points when the day's temperature is 10 degrees centigrade. If the temperature rises to 300 degree, the sound travel between the same fixed point is, तो वो velocity पर डिपेंड करेगा डायरेक्ट। टाइम क्या होता है? x/v होता है, x/v। तो डिस्टेंस सेम है और टेम्परेचर को आप राइज कर रहे हो, तो T2/T1 क्या हो गया? V1/V2, और उसे आप लिख सकते हैं √T1/T2। T1 आपके पास कितना था? पहले 10 डिग्री था, तो 273 + 10 था, अब 273 + 30 का रूट यहाँ से निकाल लेना, क्या रिजल्ट आता है? 283/303 का रूट निकाल लेना, T1 दिया है, T2 आ जाएगा। Beats are produced with the help of two sound wave, amplitude 3 and 5. The ratio of maximum to minimum intensity. तो सिंपल, I maximum by I minimum क्या हो गया? A1 + A2 by A1 minus A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास 5 + 3 8 हो गया और -2 हो जाएगा। ओके, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 16 आ जाएगा। 6 देखिए, ईच ऑफ द टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इतना एंड इतना, टेंशन सेपरेटली बाय 20 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग इज सेम एंड इक्वल टू, बोथ स्ट्रिंग्स वाइब्रेट इन द फंडामेंटल मोड, देन द नंबर ऑफ बीट्स। तो नंबर ऑफ बीट्स पूछा है आपसे, तो बीट्स क्या हो गया? N1 - N2 हो जाएगी। अब देखिए, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो आप इसको N2 - N1 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1/2L2 √T/μ -1/2L1 √T/μ। ये सब सेम है, L1 L2 अलग अलग है, मीटर में बदल कर रख लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। It is found that the fork produce 2 beats when oscillator reads 540 Hz, but produce a beat 6 Hz when oscillator read 510. The actual frequency of the fork कितना होगा? ओके, आपके पास कोई फॉक है, ट्यूनिंग फॉक is given a manufacturer 512 Hz is being tested with an accurate oscillator. It is found that the fork produce a beat 2 Hz when oscillator reads 514 Hz, but produce 6 Hz when oscillator read 510. ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पर बीट्स क्या है? इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब N2 - N1 इक्वल टू बीट्स थे, तो जब N1 डिक्रीज हो रहा है तो बीट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो N2 को आप क्या लिखेंगे? N1 + X। तो पहले N1 की वैल्यू क्या थी? देखिए, पहले N1 की वैल्यू 514 थी, तो 2 बीट आ रहे थे, तो 500। दूसरे से चेक कर लो, दूसरे केस में N1 आपके पास क्या था? उस केस में 510 था और बीट कितने हैं? 6। तो इसका मतलब ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 516। टू सोर्स प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग 18 बीट्स इन 3 सेकेंड।
इफ वन सोर्स हैज इतनी फ्रिक्वेंसी देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर्स क्या होगी। देखो बीट्स आपके पास कितने हैं, 18/3 6 बीट्स पर सेकंड है। इसका मतलब जो अननोन फ्रिक्वेंसी है वो नॉन के साथ प्लस माइनस एक्स होगी। इसका मतलब प्लस माइनस 6 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें आगे की कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया। Standing wave having 3 nodes and 2 antinode is formed between two atoms having a distance 1.121 angstrom between them. The wavelength of the standing wave is 3 नॉड है 2 एंटीनॉड है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी वेव बन रही जिसमें 3 नॉड हैं और 2 एंटीनॉड हैं, और इनके बीच की जो लेंथ है वो लैम्डा होती है। ओके, और लैम्डा इक्वल टू आपको दिया है 1.21 एंगस्ट्रॉम दिया है। स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड मास इतना इज हैविंग टेंशन इतनी, इट इज प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, देन इट विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी। देखो इसको 25 सेंटीमीटर से एक सिरे से प्लग कर दिया गया, उस केस में ये कितने से वाइब्रेट होगी। तो उस केस में आपको लेंथ पता है, तो टेंशन दे रखी है, सब कुछ दिया है। नॉर्मली आप इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का फॉर्मूला लगा लेंगे, n इक्वल टू 1/2L√T/μ। A tuning fork vibrating with a sonometer having 20 centimeter wire produce 5 beats per second. The beat frequency does not change if the length of the, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले। Fundamental frequency of a sonometer wire is n, now it is tension is increased 4 times, its length is doubled, the ये भी पहले आ चुका है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। Two uniform string A and B made of steel are made to vibrate under the same tension if the first overtone of A is equal to the second overtone of B. Radius of A is the twice of B, then the ratio of length of the string. Same question पहले repeat हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, a organ pipe P1 closed at one end vibrating its first overtone, another pipe P2 open at both ends vibrating in its third overtone are in resonance with the given tuning fork. The ratio of length P1, just ऊपर जैसा क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ साउंड प्लेस्ड एट द ओपन एंड ऑफ ए रेजोनेंस कॉलम सेंड्स एन acoustic wave of pressure amplitude rho naught inside the tube. If the atmospheric pressure is rho A, then the ratio of maximum and minimum pressure at the closed end. देखो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, P मैक्सिमम क्या होगा उसका, एक्चुअली में रो A था जो, और प्लस उसका रो नॉट जो ओरिजिनल था उससे बढ़कर रो A हो गया है, और मिनिमम क्या हो गया उसका, मिनिमम प्रेशर हो जाएगा रो A माइनस रो नॉट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड था। ए सोर्स ऑफ साउंड अमिट वेव विद फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज विद स्पीड v मीटर पर सेकेंड। टू ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ईच विद द वेलोसिटी 0.2 v relative to the source. The ratio of the frequency heard by the two observer will be। देखो एक सोर्स है आपके पास, इससे अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जर्वर अवे जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, दूसरा इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ओके, उसने कहा है कि टू ऑब्जर्वर्स मूव अवे फ्रॉम द सोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ईच विद स्पीड 0.2 v रिलेटेड टू द सोर्स। तो ये 0.2 v से जा रहा है, ये भी 0.2 v से जा रहा है। अब देखिए इसने साउंड इधर वाली ऑब्जर्व करनी थी, इसने साउंड इधर वाली ऑब्जर्व करनी। इसके लिए जो एमिटर था उसके लिए क्या आ जाएगा, n1 इक्वल टू बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसके लिए भी क्या है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो जितनी ऑब्जर्व ये करेगा उतनी ये करेगा, वो होगी क्या, vn बाय v माइनस vs हो जाएगी, क्योंकि साउंड सॉरी उल्टा बता दिया, ऑब्जर्वर और साउंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो v माइनस वी नॉट बाई वी इंटू एन। यहाँ भी साउंड की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम ऑब्जर्व करेंगे, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। A whistle sends out 256 waves in a second if the whistle approaches the observer with the velocity 1/3 of velocity of sound. The number of waves per second the observer will receive। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दिया है कि ये कोई सोर्स है और इसके वेव्स उसने बताए हैं 256 है, और आगे कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, और किस वेलोसिटी से आ रहा है वो आ रहा है v/3 से।
तो इधर से कितना हो गया, v हो गया। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n डैश इक्वल टू क्या होगा, n डैश इक्वल टू v बाय प्लस v बाय 3 ओवर v इंटू n। तो कितना हो गया आपके पास 3 प्लस 4 बाय 3v आ जाएगा। अब सॉरी 3n आ जाएगा। अब आपको पता है इसका वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, उस केस में आपके पास नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वेव्स यहां से क्या मिल जाएंगे 4/3। इनिशियली नंबर कितने थे 256। आप इसका सिंप्लीफाई कर लेना, कितना हो गया 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपके पास 320-340 के आसपास आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन हमने उल्टा कर दिया, वहां भी इसमें विसल मूव कर रही थी, सॉरी ये विसल मूव कर रही है, सोर्स है जो वो मूव कर रहा है v/3 से, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो जो n डैश होगा वो v माइनस v/3 इंटू n होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/3, तो ये 3/2n हो जाएगा। तो कितने वेव्स होंगे 3/2 टाइम्स होंगे किसके 256 के। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा 380। 2 पैसेंजर ट्रेन आर मूविंग विद स्पीड इतना क्रॉस ईच अदर इफ द साउंड ऑफ, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर इधर को जा रहा है और सोर्स इधर को जा रहा है और साउंड इधर को आना था। तो उस केस में फ्रिक्वेंसी क्या होगी v माइनस वी नॉट बाई वी प्लस वी एस इंटू एन। v कितना है आपके पास 330, v नॉट कितना है 108 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर में बदलोगे तो 30 आ गया, तो माइनस 30/300 प्लस 30 इंटू आपके पास कितना है, ये दे रखा है 750 हर्ट्ज। सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। ए साउंड सोर्स इज एट ओरिजिन एंड रेडिएटेड साउंड इतना, वेलोसिटी ऑफ साउंड ए लिसनर मूविंग विद द वेलोसिटी इतना along a line x equal to 336 meter in positive x direction. When listener is at a position y equal to minus 140, y equal to 0 and y equal to 140 meter, the frequency of sound is, देखो ये कोई सोर्स है, ये कोई लाइन है जो x इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करती है, x इक्वल टू 336 मीटर। इसमें एक बार तो वो कहाँ पर है, -140 पर है, ये उसकी पहली पोजीशन है किसकी, लिसनर की, ऑब्जर्वर। ये मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, ए लिसनर इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ये यहाँ मूव कर रहा है 26 मीटर पर सेकेंड। एक बार तो ये यहाँ पर है, ये कितना है 140 मीटर, एक बार यहाँ पर है ये O1 है, ये O2 है, और एक बार ये इतना ही ऊपर है, ये O3 है। 3 पोजीशन है। इस केस में ये सोर्स था तो आपके पास साउंड इधर को ही आएगी। तो उस केस में आपको अगर ये एंगल पता है थीटा या ये एंगल पता है थीटा, तो उस केस में इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आ जाएगा 26 cos थीटा। उस केस में ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n1 इक्वल टू v प्लस वी नॉट कॉस थीटा बाई v इंटू एन। और कॉस थीटा के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ये आपको पता है 336 मीटर है, ये आपको पता है 140, तो ये आप पता कर लेना। ओके, यहां से आप इसका रिजल्ट निकाल लोगे, कॉस थीटा निकाल लोगे। ओके, दूसरी बात देखिए, जब यहां है तो उस केस में वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने के कारण n2 इक्वल टू n आएगा, और तीसरा जब यहां जाएगा एंगल फिर भी वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी ये है तो इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा v cos थीटा। ओके, तो उस केस में साउंड इधर जाना है, तो उस केस में n3 इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस वी नॉट कॉस थीटा बाय v इंटू एन। कॉस थीटा की वैल्यू वही होगी जो नीचे आई थी। ओके, इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये वाली वेलोसिटी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, n1 ज़्यादा होगी n से, और n3 सबसे कम होगी। इसका ऑप्शन देखने का एक तरीका तो ये है। और दूसरा जो n2 आपके पास है, इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इसका मतलब जो ऑप्शन से देखें तो सेकंड और फर्स्ट आ सकता है, थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे।
सेकंड और फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा क्योंकि 680, 660 और 640 होगा। ओके, बाकी इसका सॉल्यूशन निकाल लेना। ए साउंड सोर्स emit a sound इतना while moving along y axis with a velocity इतना, observer in a xy plane having a position, if the velocity is itna then what will be the frequency is here when the source passes through the origin। देखिए ये कोई सोर्स है, वो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जब ये ओरिजिन से जाएगा और ये वेलोसिटी कितनी है सोर्स की 22 मीटर पर सेकंड है, उस केस में किसी पॉइंट पर पोजीशन दे रखी है जिसकी 660 और 600। ओके, वहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसके लिए कितना होगा, तो देखो इनको मिलाने वाली लाइन ये रही, इसने सुनना था, ये वेलोसिटी है, साउंड की वेलोसिटी इधर को थी, ये एंगल थीटा है, तो उस केस में ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर को क्या होगी, वी एस कॉस थीटा ना। आपको पता है ये कितना है 660, ये कितना है 600, आप निकाल लोगे कॉस थीटा, और वैसे ही इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एन डैश इक्वल टू वी एन बाई वी माइनस वी एस कॉस थीटा हो जाएगी। ओके, निकाल लेना। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ए साउंड सोर्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ वेवलेंथ इतना, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ विद द वेलोसिटी इतना, देन अपरेंट वेवलेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अबाउट। देखिए आपके पास ये नॉर्थ साउथ है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर इधर को मूव कर रहा है। ओके, और इसकी और इसकी वेलोसिटी है v बाई एन, तो यहां के लिए क्या होगा, नॉर्थ वाले के लिए क्या होगा, साउंड इधर को ही जा रहा है। ओके, तो नॉर्थ वाले के लिए v माइनस वी एस बाई वी इंटू लैम्डा हो जाएगा, राइट। तो आपके दिया है v बाई 5 से मूव कर रहा है, तो v माइनस वी बाई 5 बाई वी इंटू लैम्डा, तो आपके पास कितना आ गया, 4 लैम्डा बाई 5 आ जाएगा। ओके, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 660 सेंटीमीटर है। क्लियर। और ऐसे ही साउथ वाला जब सुनेगा तो साउथ वाले के लिए क्या हो गया, साउथ वाले के लिए आपके पास हो जाएगा v प्लस वी एस। ओके, क्योंकि साउंड इधर जा रहा है और वो ऊपर जा रहा था, और बाय v इंटू लैम्डा से इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए रेल इंजन एंड ए कार मूविंग अपोजिट इन द डायरेक्शन पैरेलल ऑन engine continuously sound horn at a frequency itna, when the engine and car approaching to each other then apparent frequency heard by man sitting in the car। देखो कार और इंजन एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, जो कार है ये ऑब्जर्वर हो गया और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है इसकी v नॉट, और जो ट्रेन है वो सोर्स हो गया, राइट। आपको ऑब्जर्वर मतलब कार की वेलोसिटी दी है 72, तो ये हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, और साउंड सोर्स के लिए क्या हो गया आपके पास, सोर्स के लिए हो गया 144 इंटू 5 बाई 18, ये आपके पास कितना हो गया 8, तो 40 मीटर पर सेकेंड। उस केस में फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एन डैश इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस इंटू एन, तो आपके पास कितना आ जाएगा 340 बाई वी नॉट कितना है 20 बाय 340 माइनस 40 इंटू एन आपको दे रखा है, कितना दिया है 500 हर्ट्ज, तो ये कितना हो गया 360 बाय 300 इंटू 500, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया 600 हर्ट्ज आ जाएगा। 3 कोहेरेंट सोर्स एमिटिंग साउंड ऑफ वेव इतना एंड इतना, the intensity reaching at a point 0.5 lambda by 6 from each source has I naught, then the resultant intensity at this point due to the interference of 3 waves will be। तो देखिए आपके पास 3 सोर्स दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे अभी 23 में उसने क्या दिया है, एक तो यहाँ है माइनस क्या था लैम्डा रूट 11 बाई 6, एक ओरिजिन पर था और एक यहाँ सोर्स है, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सभी के कारण आई नॉट है, या यूं कहें एम्पलीट्यूड सभी के कारण ए नॉट। ये आपके पास क्या है 5 लैम्डा बाय 6। ओके, अब देखो इन दोनों का पाथ सेम हो गया, अब यहां से निकाल लोगे ये भी लैम्डा आ गया, ये भी लैम्डा, तो ये 1 और 3 है, इन दोनों से जाने वाली वेव का क्या है पाथ सेम है,
तो उस केस में अगर इसका एम्पलीट्यूड भी ए नॉट है, इसका भी ए नॉट है, इसका भी ए नॉट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया 2a नॉट। तो अब भूल जाओ, आपके पास ये रह गया है कि ये एक तो यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है। इसका एम्पलीट्यूड तो है 2a नॉट, क्योंकि ए नॉट क्या हो गया 2a नॉट, और ये इसका एम्पलीट्यूड है a नॉट। ये था 5 लैम्डा बाई 6 और ये है लैम्डा, यहां से निकल जाएगा ना ये 5 लैम्डा बाई 6, इनसे पाइथागोरस लगा कर क्या आ गई ये लेंथ आपके पास लैम्डा। इनमें पाथ डिफरेंस क्या हो गया आपके पास लैम्डा माइनस 5 लैम्डा बाई 6 मतलब लैम्डा बाई 6। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया के डेल एक्स ना 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, तो कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ओके, आपके पास यहां से क्या था ये 6 लैम्डा माइनस 5 बाय ये आ गया 6 सॉरी पाई बाय 3 आ जाएगा, राइट, मतलब 60 डिग्री। अब दो वेव है, इनका एम्पलीट्यूड 2a नॉट है, एक का a नॉट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस पाई बाय 3 का रूट। तो ये आपके पास आ गया a नॉट स्क्वायर प्लस 4a नॉट स्क्वायर प्लस 2a नॉट स्क्वायर, मतलब रूट 7a नॉट आ गया। तो इंटेंसिटी क्या होगी के आर स्क्वायर होगी, तो 7k a नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास 7i नॉट आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। एक पाइप है, उसको क्या किया उसने, लेंथ इज डिपिंग वर्टिकल वेलोसिटी v से वो जा रही है। इफ एट एनी इंस्टेंट द लेंथ एल इज of the tube above the water, then the rate at which the fundamental frequency of the pipe change is। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किससे चेंज होगी, क्योंकि लगातार इसकी लेंथ चेंज होगी। मान लो किसी टाइम इसकी लेंथ क्या है, वाटर से बाहर y है, तो उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय 4 इक्वल टू वाई, तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे 4y ना। तो उस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, स्पीड दी है साउंड की c, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो आप लिख सकते हैं c बाय 4v/। अब रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो dn बाई dt आप लिख सकते हैं क्या हो गया c बाय 4 d बाई dt y, तो आपके पास क्या आ गया c बाय 4y स्क्वेयर इंटू डी वाई बाय, और किसी टाइम y की वैल्यू L है तो dn बाई dt क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रही है, इसको माइनस v लिखेंगे, तो माइनस c बाय 4 L स्क्वेयर इंटू माइनस v, तो cv बाय कितना आ जाएगा 4L स्क्वेयर आ जाएगा। 25 सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना आप, डॉपलर का है। 26 में देखिए रेजोनेंस ट्यूब, द फर्स्ट रेजोनेंस इज हियर्ड L1, second is L2, what should be the minimum length of the tube so that the third resonance can be also heard। तो उस केस में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेलोसिटी v इक्वल टू 2n L2 माइनस L1 होती। अब वो कह रहा है कि थर्ड रेजोनेंस भी उसके अंदर आ जाए, उस केस में उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। देखो ये फर्स्ट रेजोनेंस था, ये आपके पास सेकंड रेजोनेंस था, और ये थर्ड का केस आ गया। ये L लेंथ L3 है, ये L2 है, ये L1। आप L1 के लिए क्या लिखते हैं लैम्डा बाय 4 ना, राइट, और इसके लिए आप क्या लिखते हैं ये 3 लैम्डा बाय 4 ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर जाकर के वो x होता है ना, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। तो आप लिख सकते हैं कि L1 प्लस एक्स इक्वल टू था लैम्डा बाय 4। आगे देखें L2 प्लस एक्स इक्वल टू था 3 लैम्डा बाय 4, और L3 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 4। अब इनकी हेल्प से आपको इसे निकालना था, तो आप कह सकते हैं L1 प्लस एक्स बाय L2 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय 3। तो यहां से आपके पास क्या आ गया 3L1 प्लस 3x इक्वल टू L2 प्लस एक्स, तो आप लिख सकते हैं 3L2 माइनस 3L1 इक्वल टू 2x आ जाएगा। अब आप देखो इन दो से निकाल लीजिए, इन दो से क्या होगा आपके पास वही
L2 प्लस एक्स बाय L1 प्लस एक्स इक्वल टू 5, तो आपके पास क्या आ गया, L2 प्लस एक्स इक्वल टू 5, L2 प्लस 5x, आप लिख सकते हैं 4x इक्वल टू, ये L3 था, सॉरी, L3 माइनस 5L2, क्लियर। तो यहां से आपके पास 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू L2 माइनस 3L1 इक्वल टू L3 माइनस 5L2। आपने सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L इज साउंडेड टुगेदर विद अनदर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L प्लस x इन देयर फंडामेंटल टोन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v, द बीट फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली आपने लेंथ से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक स्टूडेंट है 38, रूम टेम्परेचर 38 डिग्री पर उसकी स्पीड दे रखी है, 0 मीटर स्क्वायर कॉन्साइंड विद द टॉप ऑफ रेजोनेंस कॉलम, मतलब x की वैल्यू 0 दी है। व्हेन द फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स द रीडिंग कितनी होगी, तो आपसे L1 पूछा है। ओके, तो उस केस में देखिए, डायमीटर कॉलम का, द डायमीटर ऑफ द कॉलम ट्यूब इज 4, 512 हर्ट्ज पर उसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो उसने पूछा है कि फर्स्ट कहाँ होगा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड दी है, वहां से लैम्डा आ जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L1 होता है, रिजल्ट आ जाएगा। 29 में ग्राफ पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेंसिटी के लिए। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर कैसे डिपेंडेंट होती है, आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी n रूट डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, n रूट डेंसिटी। ओके, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। 30 में 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, उनके अंदर आपको बीट्स दे रखे हैं, P and Q आर वाइब्रेटेड, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड आर रिप्रेजेंटेड by the straight line OA in the flowing graph. After loading Q with wax, again there are vibrated together, the beats produced are represented by the line OB. okay, तो देखो अच्छा सवाल है, पहले ये था फिर ये है। किसी भी टाइम पर देखें, मान लो मैं टाइम 1 सेकंड पर देख रहा हूं, तो 1 सेकंड पर पहले बीट कितने थे, 3 थे, और फिर कितने हो गए, 2 हो गए, 3 से कम होकर के 2 हो गए हैं। ओके, तो लोडेड आपने किसको किया था, Q को लोडेड करने पर बीट क्या है, डिक्रीज हो गए, N डिक्रीज होने पर बीट्स भी क्या है, डिक्रीज हो गए। इसका मतलब x इक्वल टू NQ माइनस NP था। P की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो Q की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, x प्लस NP हो जाएगा। x कितना था, 3 था, तो आपके पास 3 प्लस 3 41, 344 हो जाएगा। Observer start moving with uniform accelerator toward the stationary sound source, emitted a whistle of frequency n. As the observer approach the source, the apparent frequency heard by the observer varies with time. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका सेकंड आंसर होगा। द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ, ऐसा आपको थ्योरी में क्वेश्चन बताया था, सेम वही है। 33 क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये कोई वेव है, आपको फिक्स्ड विच लेवल्ड पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दैट पोजीशन। आपको पूछा है कि द ग्राफ इन द फिगर डिस्प्लेसमेंट y एट द फिक्स्ड पॉइंट वेरीज विद टाइम t, which one of labeled point show a displacement equal to that at the position x equal to pi by 2k। pi by 2 के टाइम पर क्या होगा, उसका ट्रफ बनेगा, तो Q पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिगर शो द वेव y इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व एट b। b पर पूछा है, b पर उसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप को आप क्या लिखते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़ा है, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, माइनस स्लोप इनटू v। अब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, a ओमेगा और cos ओमेगा t हो जाएगा। ओके, और वेलोसिटी v क्या होती है, ओमेगा बाय k होती। तो स्लोप आपके पास क्या होगी, a ओमेगा बाय k, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, k a आ जाएगा, क्योंकि b पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ओके, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विच द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड। जब वो मूव कर रही है, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी, फिर क्रॉस करने के बाद कम हो जाएगी। ओके, फर्स्ट सेकंड आंसर आ जाएगा।
डिटेक्टर दे रखा है, आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, टी के साथ ग्राफ दिया, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एफ से बढ़ रही है, तो इसके लिए आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ए डिटेक्टर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ओवर ए, ऊपर से रिलीज किया गया है, यहां से डिटेक्टर को रिलीज किया गया है सोर्स पर, तो ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है जिसे आप gt लिखते हैं। तो उस केस में जो साउंड होगा n डैश, वो कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, v प्लस जी टी बाई वी इंटू n हो जाएगी। अब आपके पास ऐसा ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ के साथ कंपेयर कर लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन में देखा है, अमिट ए साउंड यूनिफॉर्म द डेंसिटी E एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम V मैक्सिमम, द प्लॉट ऑफ द V मैक्सिमम। देखिए, साउंड सोर्स अमिट साउंड वेव इन ए यूनिफॉर्म इफ द एवरेज एनर्जी डेंसिटी E और मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम दोनों क्या होंगे, एनर्जी आप काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, V मैक्सिमम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जिससे ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास, पैराबोला हो जाएगा। ओके, ये आपके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के लिए, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।